हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में पॉलीमर बहुलक का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बहुलक क्या होता है उसकी परिभाषा सीखी, एकलक इकाइयाँ क्या होती हैं उसकी परिभाषा सीखी, तथा बहुलकों के वर्गीकरण जो हमने 6 प्रकार से किया था उसका चार्ट हमने बना लिया था। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें बहुलक क्या होते हैं कि अनेक छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ जिनका अणुभार कम हो, आकार छोटा हो, वो आपस में संयोजक बंध से या किसी रासायनिक बंध से जुड़ती हैं, बड़े अणु का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम कहते हैं बहुलक। जो बहुलक निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। और जो छोटी छोटी इकाइयाँ काम में आती हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स या एकलक इकाइयाँ। ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा बहुलकों का वर्गीकरण हमने 6 प्रकार से किया था। सबसे पहले स्रोत के आधार पर 3 प्रकार के थे, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। फिर संरचना के आधार पर हमने किया रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, त्रियकबद्ध बहुलक। उसके बाद में एकलक इकाइयों के आधार पर सम बहुलक, विषम बहुलक, और बहुलकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर योगात्मक और बहुलक, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। ठीक, उसके बाद में हमने ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर ताप शून्यक और ताप दृढ़ किया, और सबसे लास्ट में हमने किया आणविक बलों के आधार पर, वो हमने किया प्रत्यास्थ और रेशे। यदि देखा जाए तो आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है, प्रत्यास्थ भी होता है, रेशे भी होता है, ताप शून्यक भी होता है और ताप दृढ़ भी होता है। लेकिन हमने क्या किया है कि ताप के प्रति व्यवहार के थे ना जो ताप दृढ़ और ताप शून्यक, उन्हें हमने अलग लिख लिया है। ठीक, अब हम इस वीडियो में जो बहुलकों का वर्गीकरण हमने सीखा है वो उनके उदाहरण हमें देखने हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण हमने किया है वो किया है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर बहुलकों को स्रोत के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। ठीक, एक भाग जिनमें अपना आता है प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, एक अपना आता है उसमें संश्लेषित बहुलक, और एक बहुलक आता है अपना अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक, सबसे पहले बहुलकों को किस जगह से प्राप्त किया गया है, उसके क्या स्रोत हैं, उसके आधार पर बहुलक अपने 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक बहुलक, तो देखो भाई प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं ऐसे बहुलक जो प्रकृति में मिले या किसी मनुष्य शरीर में मिले, जानवरों से हमें प्राप्त हो जाए सीधे ही, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। तो हम कहेंगे सीधे ही हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाए, या हम कहते हैं पेड़ पौधे जीव जंतुओं से जो प्राप्त हो जाए बहुलक, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। ठीक, जैसे मान लो अपने एक क्या है स्टार्च है, ठीक है, उसके अलावा अपना होता है सेल्यूलोज। ठीक, जो स्टार्च और सेल्यूलोज है ना, ये दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। ये दोनों ही पॉलीसेकेराइड होती हैं। हम जैव अणु नामक एक यूनिट पार्ट पढ़ते हैं, उसमें हम देखेंगे स्टार्च, सेल्यूलोज ये ग्लूकोज के बहुलक है, कोई अल्फा ग्लूकोज का है, कोई अल्फा डी ग्लूकोज का, ऐसा इस प्रकार से बहुलक है। ठीक, उसके अलावा हम जैव अणु वाले पार्ट में देखेंगे प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन भी अपना अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो एसिड का क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्लों का मतलब है एमिनो जिसमें NH2 समूह भी हो, अम्ल जिसमें COOH समूह भी हो, और ये आपस में अल्फा स्थिति पर हो, तो ऐसे एमिनो अम्लों को हम कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। और ये अल्फा एमिनो अम्ल है ना, ये आपस में पेप्टाइड बंध पाया जाएगा, ये NHC डबल बॉन्ड O, इस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंधों से बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं? प्रोटीन का। ठीक, वैसे ही ग्लूकोज है वो आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडी बंध से। किससे जुड़ते हैं? ग्लाइकोसाइडी बंध से। ये ग्लाइकोसाइडी बंध क्या है, किस प्रकार का है, कैसे बनता है? पेप्टाइड बंध क्या है, किस प्रकार का है, कैसे बनता है, ये हम जैव अणु यूनिट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्च और सेल्यूलोज जो ग्लूकोज के बहुलक हैं, प्रोटीन जो अल्फा एमिनो अम्लों का बहुलक है, उसके अलावा अपना हो जाए RNA हो जाए, DNA हो जाए, ये भी अपने क्या है? बहुलक हैं। ठीक, ये बहुलक शरीर में मिलते हैं, मनुष्य शरीर में मिलते हैं, उसके अलावा पेड़ पौधों से भी मिलते हैं। ठीक, उसके अलावा एक बहुलक आता है प्राकृतिक रबर। रबर का पेड़ होता है हेविया ब्रेसिलियंसिस, हेविया ब्रेसिलियंसिस। उस रबर के पेड़ से चिपचिपा पदार्थ, दूध जैसा पदार्थ जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, वो प्राप्त किया जाता है।
उसे हम कहते हैं प्राकृतिक रबर। क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबर। ये जो प्राकृतिक रबर है ना, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। ठीक, तो देखना क्या है, हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि स्रोत के आधार पर, सोर्स के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है, जिसमें पहला प्रकार आता है अपना प्राकृतिक रबर। ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे तौर से प्राप्त किए जाएं उन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक रबर, जिसमें स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है। उसके अलावा अपना क्या है? प्राकृतिक रबर है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वर्गीकरण आता है अपना संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर प्राकृतिक रबर से जस्ट विपरीत है, अपोजिट है। वो क्या है? ये प्रकृति से मिलते हैं, ये प्रकृति से नहीं मिलते हैं, और ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। आप प्रयोगशाला कहो, फैक्ट्री कहो, वहाँ ये बनाए जाते हैं। कौन से बहुलक? संश्लेषित बहुलक। ठीक, जैसे संश्लेषित बहुलकों का हम बात करें पॉलीथीन। क्या बात करें? पॉलीथीन। बहुत सारी एथीन आपस में जुड़ती हैं और पॉलीथीन का निर्माण कर लेती है। ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन भाई किसी पेड़ की लग रही है, किसी जानवर से प्राप्त हो रही है, नहीं, इसका निर्माण मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से किया गया है। इसलिए कौन सा बहुलक है? संश्लेषित बहुलक। पॉलीथीन है। उसके अलावा अपना जो बेकेलाइट है, ये भी संश्लेषित बहुलक है। उसके अलावा अपना पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसके पाइप वगैरह बनते हैं पीवीसी के। उसके अलावा नाइलॉन है, ओरलॉन है, उसके अलावा टेफ्लॉन है। नाइलॉन, ओरलॉन हो जाए, उसके अलावा टेफ्लॉन हो जाए, उसके अलावा टेरिलिन या ड्रैकॉन हो जाए। हम पढ़ेंगे संघनन बहुलक में, फिर से आएगा टेरिलिन या ड्रैकॉन। ठीक है, तो ये सभी बहुलक क्या है? संश्लेषित बहुलक। परिभाषा क्या है कि ऐसे बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए गए। हमसे परिभाषा नहीं पूछेगा, हमसे उदाहरण देगा कि ये कौन सा है? प्राकृतिक रबर है, प्रोटीन, डीएनए, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। ये सब क्या है? संश्लेषित बहुलक है। ठीक, उसके अलावा अब देखो कुछ बहुलक है अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक, अर्ध संश्लेषित बहुलक का मतलब है ये वास्तव में होते तो प्राकृतिक बहुलक ही हैं। ठीक, लेकिन क्या करेंगे कि इन प्राकृतिक बहुलकों का उपयोग होता है कम। ठीक, इनके उपयोग को या इनके गुणों को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ रसायन मिला देंगे, कुछ केमिकल मिला देंगे, तो उसके बाद में जो बहुलक बनेगा वो अपना क्या बनेगा? अर्धसंश्लेषित बहुलक बनता है। ठीक, जैसे प्राकृतिक रबर है ना, इसकी प्रत्यास्थता तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है, अधिक ताप नहीं सहन कर सकता, या हम साफ शब्दों में कहते हैं प्राकृतिक रबर का इतना उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए हम प्राकृतिक रबर में कुछ केमिकल मिला देते हैं, जैसे सल्फर मिला देंगे, तो उसके बाद में जो बहुलक बनेगा जिसे हम कहते हैं वल्कनीकृत रबर, सल्फर मिलने के पश्चात, और वो अपना क्या हो जाता है? अर्धसंश्लेषित बहुलक। तो अर्धसंश्लेषित बहुलक का एक तो उदाहरण क्या हो गया? वल्कनीकृत रबर। इसे भाई रबर है ना, जो प्राकृतिक रबर और वल्कनीकृत रबर कोई अलग नहीं है। प्राकृतिक रबर में हमने सल्फर मिला दिया तो क्रॉस बंध बन जाते हैं, क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, जिनके कारण इनकी प्रत्यास्थता, तनन सामर्थ्य, कठोरता आदि बढ़ जाती है और अपने जो वल्कनीकृत रबर प्राप्त हो जाता है। ये हो जाएगा अपना कौन सा? अर्धसंश्लेषित बहुलक। ठीक, उसके अलावा सेल्यूलोज है ना, ये प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज से बनता है एक सेल्यूलोज डाइएसीटेट, सेल्यूलोज डाइएसीटेट। ठीक है, सेल्यूलोज डाइएसीटेट। देखो क्या किया जाता है, जो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज की अभिक्रिया कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड से। सेल्यूलोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं ना, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अर्धसंश्लेषित का उदाहरण कौन सा है, तो उदाहरण क्या है? सेल्यूलोज डाइएसीटेट। फिर भी आपसे पूछे बना कैसे है, तो सेल्यूलोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो अपना बनता है सेल्यूलोज डाइएसीटेट। ठीक है, तीसरा उदाहरण इसका आता है सेल्यूलोज का ही यदि हम नाइट्रीकरण कर दें, सेल्यूलोज का ही नाइट्रीकरण कर दें तो एक बनता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या बनता है? सेल्यूलोज नाइट्रेट। इस सेल्यूलोज नाइट्रेट को कहते हैं गन कॉटन। क्या कहते हैं? गन कॉटन। ठीक है, सेल्यूलोज नाइट्रेट को क्या कहते हैं? गन कॉटन। ये इसलिए कहते हैं भी जो सेल्यूलोज नाइट्रेट है ना, या जो गन कॉटन है, इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। कैसे पदार्थ बनाने में? विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है, तो अपना ये पहला वर्गीकरण हो गया स्रोत के आधार पर बहुलकों का। बहुलकों को किस जगह से प्राप्त किया गया है, उनके क्या सोर्स हैं, उसके आधार पर तीन प्रकार के। यदि सीधे प्रकृति से मिल रहे हैं, जैसे प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, उसके अलावा प्राकृतिक रबर है, ये सब प्राकृतिक
बहुलक हैं, ठीक है। दूसरे अपने आते हैं संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक जो प्रकृति में नहीं मिल रहे हैं उन्हें प्रयोगशाला में बनाया गया, जैसे नाइलॉन है, नाइलॉन 66 है, टेरिलिन या ड्रैकोन है, ठीक। उसके अलावा पीवीसी है, पॉलीथीन है, टेपलॉन है, पॉलीस्टाइरिन है, ये सभी ओरलॉन है, नाइलॉन है, ये सब किस में आ गए? संश्लेषित बहुलक में। तीसरे ऐसे हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक, ये वास्तव में है तो प्राकृतिक बहुलक ही, लेकिन इनमें कुछ केमिकल मिला दिया, जैसे वल्कनिक अर्थ रबर, सेल्यूलोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देंगे तो सेल्यूलोज डाइएसिटेट बनता है। यदि सेल्यूलोज का ही नाइट्रीकरण कर दे तो सेल्यूलोज नाइट्रेट बनता है, वो क्या है? अपना अर्ध संश्लेषित बहुलक, ठीक। अब उसके बाद में हम इनका दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं संरचना के आधार पर, ठीक है। बहुलकों का ये दूसरा वर्गीकरण है इनकी संरचना के आधार पर, ठीक है। तो देखना भाई क्या है, जैसे स्रोत के आधार पर 3 प्रकार से है, वैसे ही इनकी संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार से हैं, ठीक है। हमें पता है बहुलक है ना, बहुलक में क्या होगा? बहुलक में बहुत सारी इकाइयां हैं जिन्हें हम कहते हैं एकलक इकाई या क्या कहते हैं? मोनोमर, ठीक है। जो अपना पॉलीमर है बहुलक, उसमें बहुत सारी इकाइयां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर या कहते हैं एकलक इकाई, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या है, ये एकलक इकाई जब आपस में जुड़ती है ना, एकलक इकाई आपस में जुड़ेंगी, जुड़ने के पश्चात किसी न किसी प्रकार की संरचना बनाएंगी। यदि वो संरचना रेखीय संरचना है तो उसे हम कहते हैं रेखीय बहुलक, ठीक। साकित संरचना है तो साकित बहुलक, और उसमें यदि क्रॉस बंध बन गया तो उन्हें हम कहेंगे त्रियकबद्ध बहुलक, ठीक। तो देखो हम एक एक पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं रेखीय बहुलक, ठीक। उसके बाद में दूसरा अपना आएगा साकित बहुलक, ठीक है। और तीसरा अपने आएगा त्रियकबद्ध बहुलक, ठीक है। त्रियकबद्ध बहुलक या जिनमें त्रियकबंध या क्रॉस बन गए, क्रॉस बॉन्ड बन गए, ठीक। रेखीय बहुलक क्या है कि जब एकलक इकाइयाँ बहुलक के निर्माण में काम आने वाली एकलक इकाइयाँ एक सरल रेखा में जुड़ती चली जाएं या एक सीधी रेखा में जुड़ती हुई चली जाएं और एक रेखीय संरचना बनाएं, तो ऐसे बहुलक हम कहते हैं रेखीय बहुलक, ठीक। तो ये संरचना बनती है बिल्कुल ऐसे सरल रेखा में। ये जैसे मान लो एक एकलक इकाई है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसी बहुत सारी असंख्य एकलक इकाइयाँ लगातार ऐसे जुड़ती रहेंगी और ये बहुलक क्या कहलाएंगे? रेखीय बहुलक कहलाएंगे, ठीक। इनके उदाहरणों की बात करें तो एक अच्छा है HDP, ठीक। जो अपनी पॉलीथीन है उसके निर्माण 2 प्रकार से होता है और दोनों प्रकार से होने से 2 प्रकार की पॉलीथीन बनती है। एक HDP बनती है, एक अपनी बनती है जो इसका उदाहरण हो जाएगी साकेत का LDP। HDP कह दें या हम कह दें HDPE, इसकी फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, ठीक है। तो हम कहेंगे उच्च घनत्व पॉलीथीन, क्या कहेंगे? उच्च घनत्व पॉलीथीन, ठीक है। उच्च घनत्व पॉलीथीन है, रेखीय बहुलक का उदाहरण है, ठीक। उसके अलावा एक उदाहरण आता है इनका नायलॉन, ठीक। नायलॉन के अलावा एक उदाहरण आता है पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर, ठीक। उसके अलावा एक उदाहरण आता है PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ है Cl, वाइनल स्थिति पर Cl जुड़ रहा है इसलिए क्या है? वाइनल क्लोराइड। बहुत सारे हैं तो क्या हो गए? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक। तो देखो क्या रेखीय बहुलक हैं, होते क्या हैं? ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ आपस में एक सरल रेखा में जुड़ती हैं या रेखीय आकृति बनाती हैं, रेखीय संरचना बनाती है, उसे हम कहते हैं रेखीय बहुलक। उदाहरणों की बात करें तो इनके उदाहरण है उच्च घनत्व पॉलीथीन, एक उदाहरण है इनका नायलॉन, एक उदाहरण है इनका पॉलीएस्टर और एक उदाहरण है PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो PVC के तो पाइप वगैरह बनते हैं, नायलॉन जो रेसे वगैरह बनते हैं, ठीक। उसके अलावा रेसे वगैरह बनते हैं इसके गर्मी सर्दियों में जो कपड़े पहने जाते हैं वो नायलॉन से बनते हैं। उसके अलावा पॉलीएस्टर से जैसे जैकेट वगैरह बनते हैं ना, जैकेट वगैरह बनते हैं, वो सब किससे बनते हैं? पॉलीएस्टर बहुलक से बनते हैं, ठीक। अब हम दूसरे प्रकार का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं साकित बहुलक, ठीक। साकित बहुलक में क्या होगा कि साकित बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं। जैसे एक ये एकलक इकाई जुड़ गई, अभी तक तो ये रेखीय बहुलक है, इससे कुछ शाखाएं निकली हो, ऐसे इससे कुछ इस प्रकार से शाखाएं निकली हों, तो ये तो क्या हो गई? अपनी शाखाएं होगी या ब्रांचेज हो गई, और इस प्रकार के बहुलक को हम क्या कह रहे हैं? साकित बहुलक कह रहे हैं। उदाहरणों की बात करें तो एक तो उदाहरण इसका आता है HDP, LDP या LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन या लो डेंसिटी पॉलीएथीन, यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व
पॉलीथीन। क्या उदाहरण है? निम्न घनत्व पॉलीथीन। उसके अलावा इसके उदाहरण आते हैं स्टार्च। क्या आता है? स्टार्च। ग्लाइकॉन हो जाए, एमिलोपेक्टिन हो जाए, ग्लाइकॉन, ठीक। उसके अलावा एमिलोपेक्टिन हो जाए, एमिनोपेक्टिन है ना, एमिनोपेक्टिन वही अपना क्या बनाती है? स्टार्च बनाती है। तो इसके उदाहरण आपको ध्यान रखने कौन से? एलडीपी, निम्न घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, स्टार्च हो जाए या क्या हो जाए? ग्लाइकॉन हो जाए, ठीक। उसके बाद में हम आते हैं त्रियकबद्ध बहुलक, ठीक। त्रियकबद्ध बहुलक ऐसे होते हैं, ऐसे एकलक इकाइयाँ, जब इस प्रकार के बहुलकों में जब एकलक इकाइयाँ मान लो ये आपस में जुड़ी, ठीक, तो अनेक एकलक इकाइयाँ है ना, ये एकलक इकाई आपस में जुड़ी, इनके बीच में क्रॉस बंध बन जाते हैं। जैसे मान लो ये एकलक इकाई है, रेखीय बहुलक अभी तक, शाखाएं निकल गई तो शाखित, इन शाखाओं के बीच में ऐसे ये इस प्रकार से ये जो बंध बन गया ना, इसे हम कहते हैं त्रियक बंध। क्या कहते हैं? त्रियक बंध, या क्या कहते हैं? क्रॉस बंध, ठीक। तो हम ये कहेंगे जब एकलक इकाइयाँ आपस में क्रॉस बंधों से जुड़कर एक जालनुमा संरचना बना लें, जिसे तो उस संरचना को हम कहते हैं त्रियकबद्ध संरचना, या इस प्रकार के बहुलकों को हम कहते हैं त्रियकबद्ध बहुलक, ठीक। हमसे परिभाषा न पूछकर उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आप इनके एक दो ही उदाहरण हैं, तो उनमें आप ध्यान रखोगे। एक तो ध्यान रखोगे बेकेलाइट। क्या ध्यान रखोगे? बेकेलाइट, ठीक। एक मेलेमिन और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बनता है, तो इसका दूसरा उदाहरण होता है मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक, मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक या रेजिन, ठीक है। कौन कौन से उदाहरण हो गए? बेकेलाइट, मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ठीक। क्या था वर्गीकरण? संरचना के आधार पर हमें परिभाषा न पूछकर उनके उदाहरण ध्यान रखने हैं। जहां हम कंफ्यूज हो जाए, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि HDP उच्च घनत्व है, वो रेखीय का उदाहरण है, और निम्न घनत्व किसका उदाहरण है? शाखित का उदाहरण है, ठीक है। ये हो गए इनके उदाहरण, ठीक है। उसके बाद में हम तीसरे प्रकार का वर्गीकरण पढ़ते हैं एकलक इकाइयों के आधार पर, ठीक है। भाई बहुलक हमने लिया है तो हमें पता है जो अपना बहुलक बनता है वो बहुत सारी एकलक इकाइयों को मिला के बनेगा, ठीक है। अब ये बहुत सारी एकलक इकाइयाँ किस किस प्रकार की होंगी, उसके आधार पर बहुलकों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिनमें एक वर्गीकरण आता है एकलक इकाइयों के आधार पर समबहुलक, और एक वर्गीकरण अपना आता है विषम, ठीक है। तो देखना क्या है, तीसरा वर्गीकरण अपना आता है एकलक इकाइयों के आधार पर। किसके आधार पर? एकलक इकाइयों के आधार पर, एकलक इकाइयों के आधार पर, ठीक। मोनोमर के आधार पर जो हमने बहुलक निर्माण में काम आने वाली जो एकलक इकाइयाँ दी हैं वो किस प्रकार की ली है, उसके आधार पर बहुलक दो प्रकार के हैं। एक तो है अपने समबहुलक और एक है विषम बहुलक, ठीक है। जैसा कि नाम से लग रहा है, सम में होंगी समान और विषम में होंगी असमान या अलग अलग, ठीक। यानी बहुलक के निर्माण में काम आने वाली सभी एकलक इकाइयाँ एक जैसी हैं, एकलक इकाइयाँ एक जैसी है, तो वो किसके उदाहरण है? सम के। अलग अलग प्रकार की है तो क्या है? विषम के, ठीक। जैसे मान लो सम के उदाहरण एक तो होता है अपना पॉलीथीन, ठीक, एक होता है PVC, एक होता है टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन, ठीक। किसके उदाहरण हो गए? पॉलीस्टाइरीन हो जाए, पॉलीस्टाइरीन हो जाए, किसके उदाहरण है? समबहुलकों के उदाहरण है, ठीक। विषम की बात करें तो एक तो होता है टेरिलीन। क्या होता है? टेरिलीन, या जिसे हम कहेंगे ड्रैकोन बहुलक, ठीक है। एक अपने पास उदाहरण आएगा नायलॉन 66, नायलॉन 66, ठीक। देखो क्या है, पॉलीथीन में एथीन है एकलक इकाई, PVC में पॉलीवाइनिल क्लोराइड में वाइनिल क्लोराइड एकलक इकाई ये, ठीक है। स्टाइरिन में पॉलीस्टाइरिन में एकलक इकाई है स्टाइरिन ये, क्या है? स्टाइरिन है। टेफ्लॉन में एकलक इकाई है टेट्राफ्लोरोएथीन। क्या है? टेट्राफ्लोरोएथीन, कुछ नहीं, जो एथीन है अपना ये, एथीन में दोनों हाइड्रोजनों की जगह दो फ्लोरीन है, ये इस प्रकार से, ठीक। किसकी एकलक इकाई है? टेफ्लॉन की। भाई ये खुद ही है आपस में, लेकिन संख्या में खुद तो बहुत है लेकिन है एक ही प्रकार की, तो वो क्या आ गए? सम।
विषम में क्या है, एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाई, जिनमें एक तो आता है नाइलॉन 6 ठीक है, नाइलॉन 6 आता है। एक क्या आता है, टेरिलिन या क्या आता है, ड्रैकोन। इसकी एकलक इकाई होती है टेरिलिन या ड्रैकोन की टेरेप्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है, टेरेप्थेलिक अम्ल ये COOH और यहाँ भी क्या है COOH। पहली और चौथी स्थिति पे क्या है COOH टेरेप्थेलिक अम्ल, ठीक है। और उसके अलावा होती है एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH ये, ठीक। ये तो किसकी है, टेरिलिन या ड्रैकोन। एकलक इकाई एक तो टेरेप्थेलिक अम्ल है, एक एथिलीन ग्लाइकोल है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो ये कौन से हो गए, विषम बहुलक। अब आते हैं अपने नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 है ना, इसका नाम ही इस प्रकार से पड़ा है कि दोनों एकलक इकाइयों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 हो, जिसमें एक तो आता है अपना एडीपिक अम्ल, क्या आता है एडीपिक अम्ल, और एक साथ में आता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। कौन आता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन का मतलब ये CH2 समूह कितने होंगे, 6। डाइएमीन का मतलब NH2 समूह कितने होंगे, 2। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक। और एडीपिक अम्ल में कार्बन परमाणु होते हैं 6। तो एडीपिक अम्ल का सूत्र ये होता है CH2, यहाँ ये संख्या में 4 हैं, और दोनों तरफ क्या है COOH, ठीक, C=OH, ठीक है। तो देखो क्या है, यदि बहुलक निर्माण में काम आने वाली सभी एकलक इकाइयां एक जैसी है उसे हम कहते हैं समबहुलक, जिनके उदाहरण ये रहे, ठीक। विषम बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां अलग अलग प्रकार की है उसे हम कहते हैं विषम बहुलक, ठीक। अच्छा देखो, समबहुलकों को याद करने का एक तरीका आप ध्यान रखना, जिसके नाम के पहले पोली लग रहा हो, जिसके नाम से पहले पोली लग रहा हो वो किसके उदाहरण है, समबहुलक के। जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेपलॉन, उसके अलावा पॉलीस्टाइरीन। टेपलॉन में भी भाई ऐसा ही समझो आप कि ये पोली तो नहीं है इसके नाम के आगे, लेकिन यदि इसका नाम लिखा जाए IUPAC तो वो लिखा जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। टेपलॉन तो इसे शॉर्ट रूप से लिखते हैं, ठीक, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक। तो ये सम और दूसरे किसके उदाहरण हो गए, विषम के उदाहरण हो गए, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, जब वर्गीकरण के अपने 3 प्रकार हो गए, सबसे पहले हमने किसके आधार पर किया, स्रोत के आधार पर। प्राकृतिक पदार्थ, संश्लेषित पदार्थ, अर्धसंश्लेषित पदार्थ। प्राकृतिक कौन कौन से थे, प्रकृति से मिले, जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, RNA है, DNA है, प्राकृतिक रबर है। संश्लेषित कौन कौन से थे, जैसे पॉलीथीन था, PVC था, पॉलीएस्टर था, टेरिलिन था, नाइलॉन था, ओरलोन था ये। उसके अलावा अर्धसंश्लेषित कौन से थे, 3 उदाहरण है। एक तो क्या है सेल्यूलोज नाइट्रेट, गनकोटन भी कहते हैं, ठीक। एक होता है सेल्यूलोज डाइएसिटेट, एक था वल्कनीकृत रबर। दूसरा वर्गीकरण पढ़ा हमने संरचना के आधार पर, रेखीय, साकित और एक क्या था, त्रियकबद्ध। रेखीय, साकित और एक क्या था, त्रियकबद्ध। रेखीय के उदाहरण तो क्या थे, HDP था, नाइलॉन था, पॉलीएस्टर था, उसके अलावा क्या थे, PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। साकित के क्या आ गए थे, HDP ने रहकर के आ गया था, LDP आ गया था, ग्लाइकोन, एमिनोपेक्टिन या हम कहते हैं स्टार्च। त्रियकबद्ध के 2 उदाहरण थे, बेकेलाइट और मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। अब अगला वर्गीकरण आता है एकलक इकाइयों के आधार पर, हमने कर लिया सम, और एक क्या है, विषम। सभी एकलक इकाइयां एक जैसी जिनके नाम के आगे पोली लग रहा हो वो सबके उदाहरण। अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां वो क्या हो गई, विषम बहुलक, ठीक है। उसके बाद में हम वर्गीकरण पढ़ते हैं बहुलकीकरण के आधार पर। बहुलकीकरण के आधार पर, बहुलकीकरण के आधार पर। भाई बहुलकीकरण का मतलब होता है कि जब एकलक इकाइयां, बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर जब बहुलक बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुलकीकरण। क्या कहते हैं, बहुलकीकरण, या हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं, बहुलकीकरण, या क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। जब एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो ये हो सकता है किसी अलग अलग अभिक्रिया से जुड़े, तो उसके आधार पर ये 2 प्रकार के बहुलक अपने हो जाएंगे। एक बहुलक अपना हो जाता है योगात्मक, एक बहुलक क्या हो जाता है, योगात्मक, और एक बहुलक अपना हो जाता है संघनन। एक तो योगात्मक और एक क्या हो गया अपना संघनन, ठीक। जब एकलक इकाइयां आपस में योगात्मक अभिक्रिया से जुड़े, जैसे मान लो A था, A के साथ में B था, या हो सकता है सभी A प्रकार की हों, जैसे A प्लस A प्लस A प्लस A, ठीक। या 2 प्रकार की हो, जैसे AB हो तो A फिर B आ गया, फिर A आ गया, फिर क्या आ गया B, ठीक। जब आपस में जुड़ती रहें
और केवल जुड़े, कुछ भी छोटा अणु बाहर नहीं निकले, यानी केवल योगात्मक अभिक्रिया हो, तो ऐसे बहुलक कहलाते हैं अपने योगात्मक बहुलक। जैसे अपना पीवीसी हो जाए, पॉलीथीन हो जाए, पॉलीस्टाइरीन हो जाए, टेफ्लॉन हो जाए, ये सब किसके उदाहरण हैं। उसके अलावा हाँ पॉलिएस्टर हो जाए, नहीं पॉलिएस्टर नहीं आएगा, ये पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये सब क्या है, इनमें एकलक इकाइयाँ केवल जुड़ती हैं, कुछ भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। जबकि अब अपना दूसरा आता है संघनन। इसमें क्या है, जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो कुछ छोटा अणु बाहर निकल जाता है। छोटे अणु बाहर निकल गए, जैसे मान लो H2 बाहर निकल गया, NH3 बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल जाए, कुछ छोटे अणु बाहर निकल जाते हैं, यानी संघनन अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया से बने बहुलक क्या कहलाते हैं, संघनन बहुलक कहलाते हैं। जैसे अपने हो जाए एक तो टेरिलीन या ड्रैकोन हो जाए, ठीक। उसके अलावा नायलॉन 6,6 हो जाए, क्या हो जाए, नायलॉन 6,6 हो जाए, टेरिलीन या ड्रैकोन हो जाए। उसके अलावा बेकेलाइट की एकलक इकाई हम पढ़ेंगे। फिनोल है, उसके फिनोल के साथ फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, फिर नोलक बनाएंगे, उसके बाद में बनता है बेकेलाइट। यहाँ हम निर्माण करना नहीं सीख रहे हैं, अपना मकसद यहाँ केवल इतना सा है कि हम उदाहरण कैसे ध्यान रखें। अपने एक एक निर्माण हम सीखेंगे, टेरिलीन का भी सीखेंगे, नायलॉन 6,6 का भी सीखेंगे, बेकेलाइट का भी सीखेंगे। ये तीनों वास्तव में देखा जाए ना तो ये तीनों जो संघनन के उदाहरण है वही विषम बहुलक के उदाहरण है, ठीक है। अच्छा देखो क्या है, कुछ छोटे अणु संघनन में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। यदि मान लो मैं कह दूं A और B को हमें जोड़ना है, ठीक है, एक बार A और B को हमें जोड़ना है, हम दो प्रकार से जोड़ रहे हैं, एक बार योगात्मक अभिक्रिया, एक बार किससे, संघनन से। मान लो इसका अणुभार 20 है, मोलिकुलर वेट 20 है, इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 30 है। जब योगात्मक अभिक्रिया से आपस में जुड़े तो बहुलक बना, उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 50, ठीक। यदि संघनन से जोड़ा तो इसका मोलिकुलर वेट 20, इसका कितना, 30, होना कितना चाहिए, 50। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, संघनन में कुछ छोटा अणु निकल जाएगा, छोटा अणु निकल गया, जैसे मान लो H2 ही निकल गया, तो अणुभार में कितना की कमी आ गई, 18 की कमी आ गई, ठीक है। यदि NH3 निकल रहा है तो अणुभार में 17 ग्राम प्रति मोल की कमी आ जाती है, ठीक है। तो यानी हम क्या ये कह दें कि जब भी संघनन बहुलकीकरण होगा तो बनने वाले बहुलक का अणुभार सभी एकलक इकाइयों के अणुभार से क्या आता है, कम आता है, ठीक है। तो अपना कौन सा वर्गीकरण होगा, योगात्मक, और दूसरा क्या है, संघनन। यदि योगात्मक अभिक्रिया से बने योगात्मक बहुलक, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन वगैरह, ये सब हो गई, ठीक है। उसके अलावा योगात्मक बहुलकों में जो कुल अणुभार होता है बहुलक का, वो सभी एकलक इकाइयों के कुल अणुभार के योग से क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है, ठीक। यदि संघनन बहुलकीकरण हो, संघनन अभिक्रिया होती है, कुछ छोटा अणु बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे इसमें भी H2 निकलेगा, यहाँ भी H2 निकलेगा, यहाँ भी H2 निकलता है, तो अणुभार में क्या आती है, सभी एकलक इकाइयों के कुल अणुभार के योग से कम ही अणुभार रहता है, किसका, संघनन बहुलकों का, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी होती है, संघनन, इसमें छोटे अणुओं का निष्कासन हो जाता है, ठीक। ये बहुलकों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से सीख लिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।